गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमने इससे पहले पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में अगर हमको रिलेशन चाहिए तो देखो रिलेशन क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में। मोमेंटम की इक्वेशन से मैं सब लिख सकता हूं, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, है ना। तो यहां पर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 P डिवाइडेड बाय V। और यहां पर क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एक वेलोसिटी से न्यूमरेटर की वेलोसिटी कैंसिल, तो यहां पर रिलेशन क्या आ जाएगा, 1/2 मोमेंटम इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इतना क्लियर है सबको, है ना। और मोमेंटम की वैल्यू निकालो तो यहां से क्या आ जाएगा, मोमेंटम इक्वल्स टू twice of kinetic energy divided by v, मतलब वेलोसिटी है ना, वॉल्यूम में समझ लेना है। क्लियर है, रिलेशन समझ में आ गया सबको, क्या करना है। तो एक रिलेशन ये हो गया, एक और रिलेशन क्या निकाल सकते हो यहां से आप, यहां पर ध्यान दो। यहां पर जैसे मैंने P/V इक्वल्स टू ये करा था, यहां पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, P इक्वल्स टू mv है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, P² इक्वल्स टू m² v² हो जाएगा। P² इक्वल्स टू m² v², है ना। अब मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, P² इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई mv²। क्या ये सही लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो mv² इक्वल्स टू mv² मल्टीप्लाई m इक्वल्स टू p लिखा हुआ है, तो यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकता हूं क्या, कि ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv²। लिख सकता हूं ना, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv²। तो इस mv² की जगह पर क्या लिखने जा रहा हूं अगले स्टेप में, मास इनटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, P² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई मास। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। क्लियर है सबको। तो देखो ये शुरू के जो दो रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दे रखा और वेलोसिटी पूछ लिया, तो ये दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेना, काम बनना है। पर अगर मास दे रखा और मोमेंटम दे रखा और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। लिख लो उसको।
गया। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। एक सेकंड में कोई सा फोर्स या कोई सा ऑब्जेक्ट कितना वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पावर। तो पावर क्या होता है? दो डेफिनेशन लिख सकते हो, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इतना क्लियर है सबको? तो डेफिनेशन लिखिए, अभी तो विजिबल है बोर्ड पे। है ना। अब जैसे मान लो दो पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ऐसे दोनों एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। दोनों एक एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। गेम चल रहा है दोनों के बीच में, है ना, कंपटीशन चल रहा है। अब ए वाले पर्सन ने क्या करा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट करा इसमें कितने न्यूटन का? 4 मीटर का इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया। मतलब बॉक्स कितना आगे पहुंचा दिया? कितना आगे बॉक्स पहुंचा दिया? 4 मीटर। बी वाले पर्सन ने क्या करा? 6 मीटर का, है ना, बी वाले पर्सन ने भी, है ना, 5 मीटर का उसने क्या करा? 5 एक काम करो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट करा दिया उसने कितना? 20 मीटर, ठीक है। पर देखो यहां से यहां तक का इसको डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए टाइम लगा कितना? इसको 10 मीटर कर दो, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए इसको कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। और इस बॉक्स को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने के लिए बी वाले को कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। अब बताओ दोनों में से किसका पावर ज्यादा है? तो हमने क्या बोला? पावर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, सो सॉरी, है ना। तो 1 सेकंड में कौन कितना वर्क करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर। पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन को किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। पावर का मतलब क्या होगा? यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कौन कितना वर्क कर रहा है वो इस चीज का क्या हो जाएगा? पावर। तो ए वाले का पावर क्या हो गया? 1 सेकंड में कितना वर्क करा उसने? पावर ऑफ ए कितना जाएगा? वर्क डन, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड किससे करना है? टाइम से। मतलब पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। पावर ऑफ ए कितना? 50 हो गया। इसकी बात करते हैं पावर ऑफ बी। पावर ऑफ बी कितना हो जाएगा? वर्क डन देखो कितना? 10 into 20 डिवाइडेड बाय 2। बताओ किसने ज्यादा पावर लगाया? किसका पावर ज्यादा है? बी वाले में पावर ज्यादा है। तो पावर का मतलब क्या होता है? कोई भी फोर्स 1 सेकंड में जो वर्क करता है, कोई भी फोर्स 1 सेकंड के टाइम पीरियड में जो वर्क करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर। जैसे अभी आपने से किसी एक ने क्वेश्चन पूछा था कि एक 5 किलोग्राम का कुछ फोर्स लग रहा है तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगा, वो पता करना है ना। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। क्लियर है सबको? अच्छा, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब जूल पर सेकेंड। पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला बना लोगे,
क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला m l2 t की पावर 2 डिवाइडेड बाय t। कितना हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, है ना, m l2 t की। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? अब देखो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए थी, जूल पर सेकेंड। तो इसी जूल पर सेकेंड को हमने नया नाम दे दिया और इसी जूल पर सेकेंड को हम आज से क्या बोलेंगे, वाट। क्या बोलेंगे हम इसी जूल पर सेकेंड को आज से, वाट, है ना। हाँ मैं सही कर रहा हूं, इसी जूल पर सेकेंड को आज से हमने एक और नया नाम दिया और आपसे क्या बोलेंगे इसको हम, वाट बोलेंगे। क्लियर है सबको? इतना समझ में आया? इसी जूल पर सेकेंड को आज से हम क्या बोलेंगे, नया नाम क्या दे दिया हमने, वाट। तो एक वाट का मतलब क्या हो जाएगा, एक वाट का मतलब होगा 1 जूल पर सेकेंड। एक वाट का मतलब क्या होगा, एक वाट का मतलब क्या होगा, है ना। तो आपको क्लास 9 में रिलेशन पढ़ाया था कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। तो ये रिलेशन मैंने ही आपको क्लास 9 में पढ़ाया था, तो आप लोग इसको घर से होमवर्क में करके लाओगे कि 1 किलोवाट आवर का मतलब कितने जूल। ठीक है, कहां से आया और कैसे आया ये तो देख चुके ना आपने, अभी सॉल्व नहीं करा, आपने देखा होगा, वहां से बोला तो कैसे डिराइव हुआ वो पूरा करके बताया। ठीक है, कर लेंगे सब, है ना। चलो तो ये पावर को रफ कर दूं मैं। चलो अब आप में से किसी ने न्यूमेरिकल पूछा था जो कि पावर के ऊपर ही बेस्ड है, तो अब हमने पावर कर लिया। पावर का मतलब सिंपल सा क्या होगा, कोई भी फोर्स 1 सेकेंड में जो वर्क करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या था कि अगर एक बॉक्स है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। तो कितना आगे चला बॉक्स, ये निकाल, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, टाइम दे रखा है कि 1 सेकेंड में बॉक्स कितना आगे चला। इतना ही क्वेश्चन है। एक बार बॉक्स का वेट दिया हुआ है 15 किलोग्राम। ओके, इनिशियली अगर बॉक्स रेस्ट पे है मतलब यू कितना होगा, u इज इक्वल्स टू 0 होगा। चलो अब यहां पर v हमको निकालना है, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब v की वैल्यू हमको निकालनी है कि s की वैल्यू निकालनी है, तो हमको s की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमारे पास v इक्वेशन होती थी v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होता था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। ठीक है, यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना चाहिए मुझको, सेकेंड वाली इक्वेशन के यूज के लिए देखो u की वैल्यू है हमारे पास में, t की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, देखो फोर्स होता है ना। देखो यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, ये जरूर पैकेज का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, बुक का क्वेश्चन नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, 5 न्यूटन। मास कितना है इसका, 15 केजी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा,
पर सेकंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। अब आपके पास में एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो आप क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट निकाल तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू ut 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 1/3 टी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो s कितना हो गया 1/6 मीटर है ना, 1/6 मीटर हो गया। अब x डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 1/6 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली 4 और इस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन कितना हो जाएगा 5/6 जूल। और क्योंकि वर्क डन हमने 1 सेकेंड का निकाला तो क्या मैं इसको पावर बोल सकता हूं? क्या मैं इसको पावर बोल सकता हूं? जल्दी बताओ। तो वेरी गुड, ये पावर होगा। समझ गए सब? अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में स्पेशली हमारे कितने कॉन्सेप्ट यूज हो गए। मान लिया आपके सिलेबस में से मोशन इन वन डायमेंशन को हटा दिया, पर ये चीज कहां से आई? मोशन इन वन डायमेंशन से, वहां पे सीखी थी अपन ने। क्लियर है ना? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, जहां से हमने ये चीज सीखी थी। तो देखो एमपी बोर्ड वालों ने जो सिलेबस रिड्यूस करा ना, लिटरली हाथ बंद करके रिड्यूस करा। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उन्होंने क्या बोल दिया पढ़ने में। कैसे पॉसिबल? आप जेडब्ल्यू के एग्जाम देते हो तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको? एग्जाम अगर आप दोगे, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये तो बेसिक चीजें इनके क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? पार्शली ये स्कूल वाला क्लास है ना, एक क्वेश्चन दिया आपको। अगर ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन है ना तो बाद में डाउट सेशन के फॉर्म में या जब भी आप स्कूल आते हो तो आके मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, डाउट सेशन अपन रिवीजन के टाइम करेंगे अभी। ओके, चलो तो पावर हो गया। अब देखो आपने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया, तीनों चीज पढ़ ली इस चैप्टर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देख ली है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? क्या है ना, वो फोर्स जो कि हमेशा कंजर्व रहता है। तो इससे क्या समझो? ठीक है ना, सबको समझ में आ गया क्या बोला? वो फोर्स जो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, जिसकी वैल्यू क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट इतनी ऊपर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दोनों का वेट सेम है, इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी 10 kg, तो दोनों के ऊपर हमेशा कितना लगेगा? 100 न्यूटन लगेगा कि लगेगा? अगर सेम मास का ऑब्जेक्ट है तो दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सेम फोर्स लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। इसकी पोजीशन इतनी नीचे है तो भी इसके ऊपर 100 न्यूटन लग रहा है, ये मान लो अर्थ है, और इसकी पोजीशन अर्थ के इतने ऊपर है तो भी कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है। मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी उसकी वैल्यू? फिक्स होगी। क्लियर है सबको? दूसरी चीज, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है तो उसका टोटल वर्क जो रहता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिख लो, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर उसका वर्क डन डिपेंड करेगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो, है ना।
पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, लिख लो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। क्लियर है सबको? चलो अब इसके अंदर हम वर्क डन का एक्सप्रेशन देखते हैं। कल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा लिया था ना, है ना? देखो मैं आपको 3 केसेस दे रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट है कि एक ब्लॉक आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है ए, उसको मैंने नॉर्मली उठाया और उठा के कहां पे ले आया? ए साइड पर ले आया। उसको कहां पर ले आया? बी पोजीशन पे ले आया। एक ब्लॉक है जिसको मैंने ए पोजीशन पे रखा था, इसको उठा के कहां पे ले आया? बी पोजीशन पे ले आया। सिमिलरली मेरे पास में एक और ब्लॉक है जिसको मैंने पहले क्या करा? ए से उठाया, कहां पे लेकर आया? सी पर। सी से मैं उसको ले गया ऐसा डी पे, डी पर से मैं उसको ले गया ई पर, ई से मैं उसको लेकर आया एफ पर, और एक से वापस कहां पर लेकर आ गया? बी वाली पोजीशन। देखो क्वेश्चन समझो पहले तो करने के पहले। मान लो मेरे पास ये डस्टर है, दिख रहा है डस्टर सबको? अब ये डस्टर को मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे उठा के ऊपर कर दूं, मतलब केस फर्स्ट, या इस डस्टर को मैंने क्या करा? ऐसे उठाया, पहले ऐसे उठाया, फिर इधर ले गया, फिर ऊपर उठाया, फिर इधर लेकर आया और फिर सेम हाइट पर गया। तो दोनों केस में वर्क डन सेम होगा कि चेंज होगा? क्यों? क्योंकि क्या लिखा मैंने? वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, है ना? तो देखो पहले केस में अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो पहले केस में वर्क डन क्या होगा? केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में, है ना, इसको हम बोल देते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर इस बॉक्स का मास स्मॉल m है, अगर इस बॉक्स का मास स्मॉल m है, तो इस बॉक्स को जैसे मैं ऊपर उठा के रखूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है इसके ऊपर? इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल होगा ना, 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा। चलो तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर यहां से हम लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos थीटा। थीटा भी सबको समझ में आ गया कितना है? 180 डिग्री। थीटा कितना है? 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा वर्क डन? फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना? यहां से लेकर यहां तक की हाइट है मान लो h, यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? h है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? h, और cos 180 मतलब माइनस, तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस ऑफ mgh। क्लियर है सबको? है ना? वर्क डन माइनस mgh। अब देखो यहां पर मैं कुछ चीजें और बता देता हूं थोड़ा सा डायग्राम के अंदर। यहां से लेके यहां तक की हाइट है h1, यहां से लेके यहां तक की हाइट है h2, और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है छोटी सी ये वाली, इस हाइट को मैंने बोल दिया h3। तो सबको एक चीज तो समझ में आती है, h1 प्लस h2 प्लस h3 करूंगा तो कौन सी हाइट मिल जाएगी? कौन सी हाइट मिल जाएगी? h हाइट मिल जाएगी। तीनों को प्लस करूंगा तो h हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बताओ? ये और ये दोनों सेम लेवल पर है, तीनों को प्लस करूंगा तो h हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? h1 प्लस h2 प्लस h3 बताओ सेम लेवल पर आएंगे कि नहीं आएंगे बॉक्स?
ऑडियो क्लियर है सबको?